बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास के बाद फवाद चौधरी साहब ने इस इजलास में किए गए फैसलों के हवाले से हमें ब्रीफ किया। फवाद चौधरी साहब ने बताया कि क्या क्या फैसले गए, मुख्तलिफ चीज़ें जो बहुत अहम हैं, लेकिन दो फैसले इजलास के उन पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। एक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफिन हैं, इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ब्लैकमेल हो गए हैं अपने इत्तेहादी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, चौधरी शुजात हुसैन साहब से, मुस्लिम लीग काफ से। वज़ीर आज़म साहब ब्लैकमेल हो गए हैं और ब्लैकमेलिंग के नतीजे में चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे मुनिस इलाही को इमरान खान साहब ने वज़ीर बनाने का, वफाकी वज़ीर बनाने का फ़ैसला किया है। और दूसरा मामला जो है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बड़ा जश्न मना रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में कहा जा रहा था कि वो तहरीक लब्बैक के मामले पर यू टर्न लेगी और इस मामले पर जो काबीना है उसने जो फैसला किया है उस फैसले में सूरत हाल क्या बनी है ये भी आपके हवाले करते हैं। पहले बात करते हैं चौधरी मुनिस इलाही साहब की। चौधरी मुनिस इलाही साहब जो हैं उन्हें वफाकी वज़ीर बनाया जाए, ये काफ लीग की डिमांड थी, एक अरसे से डिमांड थी। ये आपको पूरे वसूख से बता सकता हूँ। काफ लीग से जब पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ था जिसके तहत वो इत्तेहादी बने थे, तो उसमें दो वजारतें मरकज में, दो वजारतें पंजाब में काफ लीग ने मांगी थी। हुकूमत ने एग्री किया था। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को स्पीकर पंजाब असेंबली बनाया गया था। ये तमाम चीज़ें तय हुई थी इत्तिफाक राय के साथ। दोनों जानिब से इस बात पर एग्री कर लिया गया था। और इस मामले पर जो चौधरी मुनिस इलाही हैं उनके नाम पर जो है वो बहस जारी थी। यानी इमरान खान साहब ये चाहते थे कि चौधरी मुनिस इलाही की जगह काफ लीग से कोई और वज़ीर आ जाएं, लेकिन काफ लीग चाहती थी कि चौधरी मुनिस इलाही साहब ही वजारत पर आएँ। और इस सिलसिले में इमरान खान साहब ने कई बार कहा कि उनके मामले पर जो है वो नैब के मामलात हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो हम ये चाहते हैं कि किसी और को ले आएँ। और ये एक घर से दो बहुत आम पोजीशंस आ जाएंगी तो ये मुनासिब नहीं लगेगा, ये खान साहब की जानिब से कहा गया था। लेकिन काफ लीग जो है वो इस मामले पर डट गई थी। फिर तय ये पाया था कि नैब के मामलात जब सेट असाइड हो जाएंगे तो फिर इस पर गौर किया जाएगा। फिर काफ लीग पोर्टफोलियो भी ज़रा तगड़ा मांग रही थी और अब जो है इमरान खान साहब ने ये पोर्टफोलियो उन्हें देने का फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल चौधरी मुनिस इलाही साहब जो हैं वो बन रहे हैं। हुकूमत की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। शहबाज गिल साहब ने उनको वेलकम कर लिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी इबलाग उन्होंने वेलकम कर लिया काबीना में चौधरी मुनिस इलाही साहब को। तो खबर की कंफर्मेशन वहाँ से भी हो गई। मेरी बात हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस के कुछ ज़राए से, उनसे भी कंफर्मेशन हो गई। और फिर आप ये देखिए कि चौधरी मुनिस इलाही साहब जो हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये इस पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छी चॉइस है। पहले फैसल बाउडा साहब थे, अब मुनिस इलाही साहब हैं। मुनिस इलाही साहब की बड़ी ग्रिप है इन मामलात पर, पॉलिटिशियंस जो हैं दीगर हमारे उनके मुकाबले में, और वो कालाबाग डैम पर एक अपना मौक़िफ़ रखते हैं। साथ ही वो जो आबी वसाइल के मामलात हैं उन पर भी नॉलेज रखते हैं। तो चौधरी मुनिस इलाही साहब इस सिलसिले में एक अच्छी चॉइस है। ब्लैकमेल हुए खान साहब या नहीं, तो ये जान लीजिए कि ये तो पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत एग्रीड अपॉन था कि दो वजारतें मरकज़ में होंगी। चौधरी मुनिस इलाही साहब के मामलात नैब के सेट असाइड हो जाएंगे तो फिर वजारत मिल जाएगी, ये तय हो गया था। और अब ये तय हो जाने के बाद वजारत मिली है। तो ये मामलात जो हैं वो आप देख लीजिए कि अब अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। इस सिलसिले में खान साहब ने फैसला कर लिया है। 3 तब्दीलियां मुमकिना तौर पर और होने जा रही हैं, ये बहुत अहम है। 3 तब्दीलियां वफाकी काबीना में और होने जा रही हैं। और जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक एक अहम वजारत एक बहुत अहम और वाइब्रेंट खातून वज़ीर को मिलेगी। एक बहुत अहम वजारत एक बहुत अहम और वाइब्रेंट खातून को मिलेगी। काबीना में एक अच्छा इजाफा आप उन्हें करार दे सकेंगे। ये बहुत जल्द हमारे सामने आने वाला है। नाम चूँकि अभी पब्लिक नहीं किए गए तो इसलिए मैं ये नाम मुझे नाम मालूम हो चुका है, लेकिन ऐसे मैं आपके साथ ही नाम शेयर करना नहीं चाहता। दूसरा जो मामला है साद रिजवी साहब का, उसके हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि साद रिजवी साहब के मामले पर हुकूमत पे बड़ा प्रेशर था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से बड़ी दरख्वास्त की जा रही थी कि उन पर ये जो पाबंदी लगाई जा रही है, उन्हें कलदम करार दिया जा रहा है, ये ना किया जाए। और इस पर बड़ा गौर हुआ, बहुत इस पर सीरियस डेलिब्रेशंस हुई, इस पर बहुत खुल के बहस हुई, बातचीत हुई।
اور اس بات چیت کے نتیجے میں وفاقی کابینہ نے یہ طے کیا کہ انہوں نے ہمارے اہلکاروں کو شہید کیا ہے، انہوں نے انہیں زخمی کیا ہے، انہوں نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا ہے اور املاک کو نقصان پہنچایا ہے، سرکاری املاک کو بھی اور نجی املاک کو بھی نقصان پہنچایا ہے اور ایک سے زائد بار کیا ہے۔ انہیں متنبع بھی کیا گیا، انہوں نے اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ کیا ہے، اور انہوں نے جو ایکٹس کیے ہیں ان کے نتیجے میں یہ نظر آیا ہے کہ یہ آؤٹ لارڈ ہیں، یہ قانون سے ماورا خود کو سمجھتے ہیں۔ یہ رویہ فیصلہ کیا گیا کہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کابینہ میں یہ بات کی گئی کہ ان کے جو معاملات ہیں ان پر لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ان سے کنیکٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی بات ہوئی کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ان سے کنیکٹ نہیں کرتے اور ان کی تعداد زیادہ ہے۔ یہ بہرحال ایک بحث ہے، یعنی جو ان کے دھرنے ہوئے، مظاہرے ہوئے، ان کے نتیجے میں ایک عام آدمی کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس پر بحث ہوئی اور بہت سارے لوگوں نے اگر ان کا ساتھ دیا تھا، کیونکہ جس کاز کے لیے بنیادی طور پر یہ لوگ نکلتے وہ بہت بڑا ہے، جس نعرے کے ساتھ یہ نکلتے وہ نعرہ بہت بڑا ہے، اس سے بڑا نعرہ کچھ نہیں ہے، تو اس نعرے پر ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن ریاست کی رٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، ریاست کی رٹ سب سے مقدم ہونی چاہیے، اور ریاست میں حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ہے اور اقتدار اس ریاست کے حاکموں کے پاس اس کے نائبین کے طور پر امانت ہے۔ تو یہ پاکستان کا جو بنیادی مقصد ہے پاکستان میں حکمرانی کا، اس کا وضع کردہ اصول ہے، اس اصول پر قائم رہنا ہے۔ لیکن ایک عام آدمی کی زندگی مشکل نہیں بنائی جا سکتی، اس کو یقینی بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے، اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعد رضوی صاحب کے معاملے پر بھی سعد رضوی صاحب نے خود اور ریاست نے بھی یہ کہا کہ جو قانون کے مطابق ہوگا وہ ہوگا، نہ ہم ان کے معاملے میں کوئی انتقامی کارروائی کر رہے ہیں، نہ کوئی امتیازی سلوک کیا جائے گا۔ اور سعد رضوی صاحب نے بھی کہا کہ میں اپنے معاملات کو قانونی طور پر حل کرنا چاہوں گا، میرٹ پر ان کا حل چاہوں گا، میں نہیں چاہوں گا کہ مجھے کوئی فیور دی جائے، اور یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ مجھے کسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جائے۔ سعد رضوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم جس مقصد کے لیے نکلے ہیں وہ مقصد بہت بڑا ہے، ہم تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ نعرہ لگاتے رہیں گے، ہم عاشقان رسول، غلام رسول ہیں، اور یہ غلامی جو ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ تو یہ سعد رضوی صاحب کا موقف ہے، لیکن اس موقف کے ساتھ جو عمران خان صاحب نے تمام سفراء کو، حکمرانوں کو خطوط لکھے تھے اور اس مقصد پر پاکستان کا جو موقف ہے وہ جس طرح سے بیان کیا تھا، وہ قابل تعریف چیز ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح سے اس کاز کو لے کر چلے ہیں اس پر ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ حکومت نے درخواست کی تھی، یہ بہت سارے لوگوں نے درخواست کی، علماء کرام نے درخواست کی تھی، اور جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا اس طریقے کی غرض و غایت ٹھیک تھی، لیکن عمل درآمد کے لیے جو طریقہ استعمال کیا گیا تھا وہ طریقہ جو ہے وہ غلط تھا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ۔